अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अमल आज मुकर्ररा मुहूर्त में अंजाम पाया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र। अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास। बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत नहीं कर पाए। जराये के मुताबिक मौसम की खराबी के पेश नज़र उन्होंने अपना अयोध्या का दौरा मंसूख कर दिया। इस वक्त उनकी उम्र 96 साल है और सेहत को नज़र में रखते हुए उन्होंने फैसला लिया है। क़ब्ल RSS के जिम्मेदारों ने आडवाणी के घर पहुंचकर उन्हें राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया था और उस वक्त आडवाणी ने कहा था कि उनके लिए खुशकिस्मती की बात है और वो इस मौके पर बराह रास्त मौजूद होंगे। बादशाह उन्होंने शिरकत न करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि राम मंदिर की तामीर के मुतालबे को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी ने मुल्क भर में रथ यात्रा निकाली थी। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके सैनिकपुरी के एक होटल में राम के नाम की दस्तावेजी फिल्म की नुमाइश की कोशिश करने के इल्ज़ाम में रचकुंडा पुलिस ने
3 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर नेरदमेट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। 3 अफराद के खिलाफ आईपीसी की दफा 290 और 34 के तहत केस दर्ज किया गया। शिकायत पुरिंदा ने इल्जाम आयद किया कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह से कबल जानबूझकर फिरका वाराना कशीदगी पैदा करने की गरज से ये दस्तावेजी फिल्म की नुमाइश जारी थी। Prove it in the court, right? Prove it in the court. Okay. See, you people are. The person who was talking is illegally speaking all the rubbish. It is a documented. Right. Let us prove, sir. One thing. See, it is against my religious sentiment. Okay, I am filing a case. What's your name? Anand. Your name is Parag. Madam, your name? I'm asking. Okay. What's your name? Rutvik. मेरा नाम अखिल है. Okay. So go and file case. So don't say that it's illegal. It's on YouTube. Sir. See. अरे भाई. This is illegal. No, what are you doing? This is illegal. You can file it. See, hurting a religious sentiment is illegal. It is a crime, right? Legal or illegal? It is a crime. You are intentionally. You people are intentionally wantedly. You are creating community. Okay. See, you people are. एक तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब मुनक्किद हुई और दूसरी तरफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इसका जश्न पूजा पाठ करके और मिठाइयाँ तकसीम करके मनाया गया। कई इलाकों में तो हिंदुत्व ब्रिगेड कुछ अलग ही अंदाज में जश्न मनाता हुआ दिखाई दिया। सड़क जाम कर दिए गए, दिए जलाए गए, तेज़ आवाज़ में डीजे बजाया गया और ज़बरदस्ती दुकानों को बंद कराया गया। इस दौरान कर्नाटका के शिमोगा में एक फिक्र अंगेज वाक़या पेश आया, जहां प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में बीजेपी के लोग सड़क जाम करके मिठाइयां तकसीम कर रहे थे और उनके दरमियान एक बुरखा पोश खातून फंस गई। खातून स्कूटर से अपने बच्चे के साथ गुजर रही थी, जिसे देखकर वहां जमा सैकड़ों हिंदू जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इसके जवाब में उस खातून ने निहायत दिलेरी से अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जानकारी दी गई है कि वाक़या शिमोगा के शिवा नायक वर्ता चौक का है, जहां बीजेपी के लोग पंडाल बांधकर मिठाइयां तकसीम करते हुए पूरी सड़क को जाम कर दिया था। इसी दौरान वहां से एक बुरखापोश खातून अपने बच्चे के साथ स्कूटर से गुजर रही थी। इसे रास्ता देने के बजाय रोक दिया गया। इस खातून ने जब इसरार किया तो प्राण प्रतिष्ठा के नशे में सरशार बीजेपी के लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगे। ये देखकर इस खातून ने भी बुलंद आवाज में अल्लाह अकबर के नारे लगाए, जिसकी वजह से वहां का माहौल थोड़ी देर के लिए कशीदा हो गया। ಇಂದವರು ಇದ್ದೇನೆ ಹಂಗ ದೇಶ ಹಾಳಾಗ್ತಿರೋದು ನಂದು ಮೋದಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಯ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದಾನೆ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡಿದಾನೆ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಮೋದಿ ಅಂತವನು ಅಂತ ಮನುಷ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಮನಮರ್ಯಾದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಂದವರು ಇದ್ದೇನೆ ಹಂಗ ದೇಶ ಹಾಳಾಗ್ತಿರೋದು ನಂದು ಮೋದಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद बिल्किस बानो केस के तमाम 11 मुलजिमीन ने इतवार को देर रात सख्त पुलिस निगरानी में गोधरा सब जेल में सरेंडर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के मुलजिमीन को गुजरात हुकूमत की तरफ से दी गई माफ़ी को मनसूख करने के बाद उन्हें 21 जनवरी तक जेल में पेश होने का हुक्म दिया था। तमाम 11 मुजरिम 2 निजी गाड़ियों में रात 11:30 बजे सिंगवाड़ रंदीकपुर से गोधरा सब जेल पहुंचे और सरेंडर किया। मकामी क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर NL देसाई ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि तमाम 11 मुजरिमों ने इतवार की रात देर गए जेल हुकाम के सामने सरेंडर कर दिया है। बता दें कि 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट प्रोफाइल केस में माफ़ कीजिएगा इस हाई प्रोफाइल केस में 11 कसूरवारों को गुजरात हुकूमत की तरफ से दी गई इस्तेस्ना को मनसूख कर दिया था, जबकि रियासत को अपनी सवाबदीद का गलत इस्तेमाल करने पर सरजनिश की थी। आसाम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने रियासती बीजेपी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो उन्हें मंदिर जाने से भी रोक रही है।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिलवक्त आसाम के नगांव जिले में है। इसी जिले में वैष्णव संत शंकर देव की जाय पैदाइश भी है। राहुल गांधी का वहां जाने का प्रोग्राम पहले से तय था। इसके लिए इजाज़तनामा भी हासिल कर लिया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें जाने से रोक दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि पहले इंतजामिया ने उनको वैष्णव संत शंकर देव की जाय पैदाइश पर जाने की इजाज़त दी, लेकिन बाद में मना किया। चूँकि वो उस मकाम के करीब मौजूद थे और उस मकाम की सिर्फ ज़ियारत करना चाहते थे, लेकिन उन्हें वहां भी जाने नहीं दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी समेत सभी कांग्रेस कारकुनों ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। I was invited there on the 11th, and then I think they've been pressurized. So now we're asking if Gaurav can go because he's the local MP. So they're finding out. They've obviously been ordered from on top. They don't want me to go. देखिए शंकर देव जी आसाम से शायद जो आसाम की सोच है उनको उन्होंने सबसे अच्छी तरह सबके सामने मैंने सोचा था अगर हम आसाम आए हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम भी उन्हीं के रास्ते में चलते हैं, उनको ढूंढते हैं, नफरत फैलाते हैं। वो हमारे लिए गुरु जैसे हैं, हमें डायरेक्शन देते हैं। मैंने सोचा कि जाके मैं वहाँ मत्था टेक उनका इन्विटेशन आया था, 11 तारीख को इन्वाइट किया था, मगर फिर यहाँ पे हमें कहा गया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। अजीब सी बात है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और हमको कोई जा सकते हैं, बाकी सब लोग जा सकते हैं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं जा सकते। पता नहीं कोई ना कोई कारण होगा, जब मौका मिलेगा मैं जाऊँगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान आसाम में बीजेपी के कारकुनों की जानिब से किए गए हमले के खिलाफ बतौर एहतजाज पीर की शाम 6 बजे कांग्रेस की जानिब से रियासत भर में कैंडल रैली निकाली गई। हैदराबाद में कैंडल रैली बशीरबाग के बाबू जगजीवन राम चौराहे से टैंकबंड के अंबेडकर मुजस्समे तक निकाली गई। कैंडल रैली में तेलंगाना कांग्रेस उमूर की इंचार्ज दीपा दास मुंशी, वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डी श्रीधर बाबू, हैदराबाद डीसीसी के सदर समीर वलीउल्लाह, साबिक अराकीन पार्लियामेंट वी हनुमंतराव, मधु याशकी गौड़ और सीनियर कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर कांग्रेस कारकुनों ने बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर खिताब करते हुए दीपा दास मुंशी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की मकबूलियत में काफ़ी इजाफा हुआ। इसके बाद राहुल गांधी न्याय यात्रा शुरू किए हैं। बीजेपी को इस बात का खौफ है कि राहुल गांधी की मकबूलियत में इस यात्रा से मजीद इजाफा हो सकता है, जिसके पेश नज़र बीजेपी के कारकुन राहुल गांधी की यात्रा में रुकावटें हायल कर रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, तब लोग मानेंगे तो डावोस के आलमी माशी फोरम के इजलास में तेलंगाना के लिए 40,232 करोड़ रुपए की भारी सरमायाकारी को रागिब करने के बाद वजीर आला रेवंत रेड्डी हैदराबाद वापस हो गए। पीर की सुबह रियासती वज़रा ओहदेदारों ने उनका बेगमपेट एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। डावोस के गुज़िश्ता साल के इजलास में ये तेलुगु रियासत सिर्फ 19,900 करोड़ रुपए की ही सरमायाकारी के लिए तरगीब देने में कामयाब रही थी। ताहम इस मरतबा सरमायाकारी को रागिब करने में वज़ीर आला कामयाब रहे। तेलंगाना में तकरीबन 10 साल बाद कांग्रेस की हुकूमत तश्कील के बाद पहली मरतबा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बैरूनी मुल्क का कामयाब दौरा किया।
रियासती वजीर कोमल रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि बरखी प्रोजेक्ट्स में हुई धांधलियों की विजिलेंस और बरसर खिदमत जस्ते तहकीकात करवाते हुए साबिक वजीर बरखी जगदीश रेड्डी को जेल रवाना किया जाएगा। इस मामले में जगदीश रेड्डी को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। वजीर मौसूफ ने नलगुंडा में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि याददरी बरखी प्लांट, भद्रादरी बरखी प्लांट और छत्तीसगढ़ से बरखी की खरीदारी के मामले में जो धांधलियाँ और बेकायदगियाँ हुई हैं उसे मंजर आम पर लाया जा रहा है और उसकी तहकीकात भी करवाई जा रही है, जिस पर साबिक वजीर जगदीश रेड्डी और उनके खिलाफ गैर ज़रूरी इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साबिक में जगदीश रेड्डी शराब की गैर कानूनी मुंतकली के मामले में जेल की हवा खा चुके हैं और अब बहुत जल्द बदनवानियों के मामले में भी दोबारा जेल जाने वाले हैं। దాంట్లోనే 29,000 54,000 కోట్ల పెరిగింది, భద్రాద్రిలో 10,000 కోట్ల కుమ్మం, అలా సగం వాటా కేసీఆర్ కుటుంబానికి వస్తే సగం వాటా జగదీష్ రెడ్డిది. ఇవాళ తినడానికి తిండి లేని వాడు, మోటార్ సైకిల్ లేని వాడు ఇవాళ షాబాద్ మండలంలో 80 ఎకరాల ఫామ్ హౌస్లో 80 ఎకరాలు అంటే 40 కోట్ల ఎకరం వేసుకుంటే 3,000 కోట్ల ఆస్తి. ఆయన ఉండే ఇల్లు నాగారంలో 50 కోట్ల ఇల్లు. 3 మర్డర్ కేసులు ఉంటే మొన్న ఒక్క మర్డర్ కేసులో కొట్టేసిండు. ఆయన గ్రామ బహిష్కరణ వాళ్ళు సూర్యాపేట నల్గొండ జిల్లాకి వెళ్ళి కూడా గతంలో బహిష్కరించిన వ్యక్తి. ఎన్టీ రామారావు ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మొత్తం కూడా మద్యపాన నిషేధం చేస్తే వేరే రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి మద్యపానం దొంగతనంగా తీసుకొచ్చి మిర్యాలగూడలో అమ్మితే జైలు పాలైన కేసు ఇప్పటికీ ఎక్సైజ్ పోలీసులో పెండింగ్ ఉంది. అలాంటి సిగ్గులేని క్యారెక్టర్ లేని మనిషి నా మీద మాట్లాడడం నిజంగా చాలా, ఎందుకంటే అలాంటి వ్యక్తులు క్యాబినెట్లో పెట్టుకుంటే ముఖ్యమంత్రి గారు తప్పు. ఇంకేం జగదీష్ రెడ్డి చెప్తున్నా, రేపు పొద్దున ఈ ప్రభుత్వానికి రేవంత్ రెడ్డో కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డో ఏకనాథ్ సిండేలాగా మారి ప్రభుత్వాన్ని పడగొడతాం అనుకుంటున్నాం. మేము మా ప్రభుత్వాన్ని ఎప్పుడు పడిపోదు. మీ 39 మందిలో పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ తర్వాత 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు కూడా మిగిలారు, 30 మంది ఎంపీలు. ఎందుకంటే మీకు ఒక పార్లమెంట్ సీట్ కూడా వచ్చేది కష్టం. కాబట్టి మీ పార్టీ धरानी पोर्टल में पाए जाने वाली खामियों का जायजा लेने वाली कमेटी के रुकन व सीनियर IAS ओहदेदार रेमंड पीटर ने कहा कि धरानी में पाए जाने वाली खामियों का इल्म हो गया है। इस सिलसिले में बहुत जल्द कमेटी हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगी। CCLA के दफ्तर में धरानी पर तश्कील दी गई कमेटी के दीगर अराकीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेमंड पीटर ने कहा कि धरानी में पाए जाने वाली खामियों और पेचीदगियों का बारीकी से जायजा लिया जा रहा है। हर जाविये से धरानी पोर्टल की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि धरानी पोर्टल के मसाइल से वाकफियत हासिल करने के लिए चंद कलेक्टर से भी मुशावरत की जा रही है। मी सेवा में पाए जाने वाले मसाइल एग्रीकल्चर और स्टैम्प्स रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अहदेदारों से भी अलहदा तौर पर धरानी पोर्टल के मसले पर तबादला ख्याल किया जाएगा और उनकी राय हासिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि धरानी पोर्टल पर हुकूमत को रिपोर्ट पेश करने के लिए काफ़ी वक्त लग सकता है। దాన్ని చేసేటప్పుడే ఇందులో చాలా లోపాలు ఉన్నాయి. తర్వాత సర్కులర్లు, జీవోలు అనేక రకాలుగా వెళ్ళినాయి. ఇదొక మేము పరిశీలనలో వచ్చిన విషయం. పహణి కానీ ఇంకొకటి కానీ గతంలో 2014 వరకు రెవెన్యూ వ్యవస్థలో ఎక్కడైనా చిన్న ఇబ్బందులు రావచ్చు, కానీ హక్కు విషయంలో కానీ ఎక్కడ ఇబ్బందులు రాలేదు. 2014 నుంచి ఇప్పటి వరకు వచ్చిన సమస్యలలో హక్కు అనేది హరించిపోయింది. 6 సంవత్సరాలుగా లక్షల మంది రైతులు హక్కు పత్రాలు లేక వాళ్ళకు రావాల్సిన ఆర్థిక సాయం రాకుండా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కాబట్టి ఒక మధ్యంతర నివేదిక అది త్వరగా ఈ బాధితులకు అందేటట్టుగా ఒకటి కమిటీ చాలా తొందరనే ఒక మధ్యంతర నివేదిక ఇస్తే కొందరికి తొందరగా న్యాయం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఇక తర్వాత